जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं। थोड़ा कुछ कारणवश हम लोग थोड़ा बाहर थे, इसलिए आप लोग क्लास हो नहीं पा रहा था। अब आप लोग क्लास रेगुलर होगा और पर डे आप क्लास पढ़ेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, रेगुलर आप लोग हो जाइए, रेगुलर हम भी हो गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ये जो नंबर सिस्टम है ये आपको ऑल वन डे एग्जाम में काम करेगा, कहीं भी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपीपी हो, एसआई हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, यूपीपीसीएस हो, कहीं भी आप जो है हर जगह ही आपका नंबर सिस्टम काम करता है। तो आप लोग सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ें। देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं संख्या रेखा पर अंकों का प्रदर्शन ही संख्या पद्धति कहलाता है। क्या होता है? संख्या रेखा पर अंकों का प्रदर्शन ही संख्या पद्धति कहलाता है। यहाँ पर शून्य है, इसके इस साइड दाएं साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। यहाँ 1 होगा, 2, 3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अनंत तक। यदि इसके बाएं साइड में आते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये क्या होगा? माइनस अनंत होगा। क्या होगा? माइनस इन्फाइनाइट। ये प्लस इन्फाइनाइट होगा, ये माइनस इन्फाइनाइट होगा। ये आपका शून्य है, इसके दाएं साइड में जाते हैं पॉजिटिव होता है, इसके बाएं साइड में आते हैं तो क्या होता है? ये निगेटिव होता है। तो हमने कहा कि संख्या पद्धति वह होता है जो संख्या रेखा पर अंकों का प्रदर्शन ही संख्या पद्धति कहलाता है। ये हमारा शून्य है। शून्य क्या है देखते हैं। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, डॉट डॉट अनंत क्या है। इधर -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस अनंत। यहाँ पर सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? यहाँ हम लिख दे रहे हैं सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? +1 होता है। ठीक। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यह अनंत होता है। क्या होता है? सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक आप क्या होगा? 1 होगा। लेकिन सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते जो कि अनंत होता है। क्लियर है? अब ध्यान देंगे सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? एक बात ध्यान रखिए, जो निगेटिव में होता है तो जो सबसे छोटा अंक होता है वह सबसे बड़ा माना जाता है और जो सबसे बड़ा अंक होता है वह सबसे छोटा माना जाता है। इतना बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा अर्थात सबसे बड़ा हमने पूछा, तो यहाँ पर सबसे छोटी अंक क्या है? 1 है, उसका 2 है, 3 है, 4 है। तो ये जो सबसे छोटा अंक है ये सबसे बड़ा माना जाता है। क्या होता है? यह सबसे बड़ा माना जाता है। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी? -1 होगी। लिख दे रहे हैं सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। क्या है? -1 सबसे छोटी ऋणात्मक सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं जो कि माइनस अनंत होता है। क्या होता है? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते जो कि होता है माइनस अनंत होता है। ठीक। अब यहां देखेंगे शून्य क्या है।
शून्य हमारा क्या है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य क्या है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो शून्य क्या है, शून्य एक उदासीन संख्या है। क्या है, शून्य एक उदासीन संख्या है। लिख सकते हैं यहाँ पर, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो है क्या, यह एक उदासीन संख्या है। क्या है, यह एक उदासीन संख्या है। क्लियर है? आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे। एक बात तो मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, अनंत, और यहाँ क्या लिखा था, माइनस अनंत। ठीक, 1 2 -1 -2। ध्यान देंगे, ये माइनस अनंत और प्लस अनंत, अर्थात इसकी खोज किसने की, अनंत की खोज किसने की, अनंत की खोज श्रीनिवास रामानुजन ने की। किसने की, श्रीनिवास रामानुजन ने अनंत की खोज की। अनंत की खोज करने के कारण इन्हें इन्फिनिटी मैन के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेता है कि बताइए, निम्न में से इन्फिनिटी मैन के नाम से किसे जाना जाता है। 4 लोगों का नाम दे देगा, उसमें से आप कौन होंगे। ये श्रीनिवास रामानुजन, जो अनंत मैन कहलाते हैं, इन्फिनिटी मैन कहलाते हैं, इसलिए श्रीनिवास रामानुजन को अनंत की खोज किया तो इन्हें इन्फिनिटी मैन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जिनका जन्म 1887 को हुआ था, 1920 में एक्सपायर कर गए थे, 22 दिसंबर को हुआ था, इसलिए 22 दिसंबर को हम लोग गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग जान गए। अब देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्राकृतिक संख्या आई या शून्य आया। सबसे पहले क्या आया, शून्य आया या प्राकृतिक संख्या आई। और शून्य के आ जाने से क्या हुआ, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या ही आई थी। लेकिन इससे पहले शून्य की खोज हो चुकी थी। और शून्य की खोज किसने की थी, शून्य की खोज आर्यभट्ट महोदय ने किया था। किसने किया था, वैसे आर्यभट्ट महोदय जी भी ने किए थे, नहीं किया था, उनके एक शिष्य ने किया था। शून्य की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट महोदय के एक शिष्य ने किया था। लेकिन आर्यभट्ट ज़्यादा चालाक थे, गुरु थे, इसलिए अपने उस शिष्य से इन्होंने छीन के ये जो है अपना नाम कमाने के लिए इन्होंने शून्य का आविष्कार कर दिया। लेकिन इससे पहले प्राकृतिक संख्या की खोज हो चुकी थी। और प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो सबसे पहले आई, उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सबसे पहले आने के कारण इसे प्राकृतिक संख्या कहा गया। अर्थात वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अनंत तो आप जान गए, अनंत कैसे आया, अनंत खुद किसने किया, श्रीनिवास रामानुजन ने किया। आप ध्यान देते हैं, हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या, इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। हमने बताया कि वह संख्या या वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N अर्थात नेचुरल नंबर N = 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। तो यह हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहा जाता है। उसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शित किया जाता है। कैपिटल N = 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्लियर? आप ध्यान देते हैं, पूर्ण संख्या,
क्या होती है हमारी पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर होल नंबर किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। अभी तक की जो प्राकृतिक संख्या थी n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, यह अपूर्ण थी, पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शून्य नहीं है। शून्य के आ जाने से संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। और शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट महोदय ने किया। ध्यान देंगे, तो इसे होल नंबर कहते हैं, अर्थात W से प्रदर्शित करते हैं शून्य 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। अर्थात शून्य के आ जाने से यह संख्या पूर्ण हो गई, इसलिए इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, अर्थात होल नंबर कहा जाता है। क्लियर? शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट महोदय ने किया। अनंत की खोज किसने किया? श्रीनिवास रामानुजन ने किया। इनका जन्म 1887 को हुआ था, 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। 22 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 22 दिसंबर को हम लोग गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर यहाँ पर शून्य आर्यभट्ट महोदय ने दिया। क्लियर? आप लोग यहाँ तक इसके हिसाब ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चले एक बात और समझेंगे इसमें। कह रहा है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान देंगे, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या तो हो सकती है। ध्यान देंगे, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। नहीं समझे? हमने कहा कि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। तो यहां पर 1 2 3 4 अनंत तक है ना, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं यहां पर है ना। 0 को छोड़ दीजिए, ढक लीजिए इसको। 1 2 3 4 डॉट अनंत या 1 2 3 4 डॉट अनंत, समझिए 0 नहीं। तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं यहां पर हैं, तो इसलिए सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? नहीं है, क्योंकि ये शून्य इसमें नहीं है। और जब शून्य इसमें नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या, ये जो सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्लियर है? चलिए इसके शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। एक बात और ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन पूर्णांक क्या? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान देंगे हम सम संख्या। जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं, वह संख्याएं, सम संख्या वह संख्या होती है जिनकी इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आ जाए, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जिनके इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आ जाए, वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। जैसे 10 हो, 20 हो, 8 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, डॉट 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 अनंत तक। अर्थात जिनकी इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आ जाए या इसके इकाई के स्थान पर शून्य हो। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में आ जाए या जिसके इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 हो या शून्य हो। कौन कौन सा हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 1978, 1331, 1736,
109,860, 1569, 3567, 3896, 2224। इसमें देखते हैं कौन सम संख्या है कौन नहीं है। ठीक, अब ध्यान देंगे, हमने कहा कि जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है क्या? हाँ है। 2 के पहाड़े में आ रहा है, जी आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे यह क्या है? सम संख्या है। यहाँ पर आप देखेंगे इकाई के स्थान पर 1 है, इसमें 1 कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं, तो इसमें 1 नहीं है, तो और इसके इकाई के स्थान पर 1 आया है, हम कह देंगे यह संख्या क्या होगा? हमारा सम संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह 1, 2 के पहाड़े में नहीं आ रही है, इसलिए सम संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 6 है इकाई के स्थान पर, अब 6 इसमें है क्या? जी 6 है, तो यह क्या होगा? हमारी सम संख्या होगी। यहाँ पर क्या है? इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है, यहाँ पर 0 है क्या? जी 0 है, तो इसलिए यह संख्या हमारी क्या होगी? सम संख्या होगी। यहाँ पर देखेंगे 9 है, 9 क्या इसमें है क्या? नहीं है, इसलिए यह हमारा क्या होगा? सम संख्या नहीं होगी। क्लियर? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है? 7 है, 7 क्या इसमें है क्या? नहीं है, इसलिए हम कह देंगे यह हमारा सम संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 6, 6 इसमें है क्या? जी 6 है, इसलिए हम कह देंगे यह हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। यहाँ पर क्या है? 4, ये 4 इसमें है क्या? जी है, तो हम कह देंगे यह संख्या क्या होगी? हमारी सम संख्या होगी। अर्थात जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, विषम संख्या। देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में ना आए, अर्थात जो 2 से पूर्णतः ना कटे, वह संख्या क्या होती है? हमारी विषम संख्या होती है। क्लियर? क्या होती है? विषम संख्याएं वह संख्या होती हैं जिनके इकाई का स्थान पर 2 ना हो। क्या क्या हो? वहाँ पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये सब संख्याएं आए, वह संख्या क्या होती है? विषम संख्या मानी जाती है। अर्थात जो 2 के पहाड़े में ना आए वह संख्या हमारी विषम संख्या होती है। क्लियर? जैसे हम लोग कहते हैं 13, 31, 17, 91, 130, 15,867, 33,283, 687, 5565, 7797 ... इसमें हम देखते हैं हमारी विषम कौन सी है, कौन सी सम है। ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने कहा कि इकाई के स्थान पर कोई ऐसी संख्या आए जो 2 के पहाड़े में न आए, वह संख्या हमारी विषम संख्या मानी जाती है। यहाँ पर देखेंगे 1 है, ये 1 2 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, इसलिए हम कह देंगे यह हमारा विषम संख्या होगा। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं इसके इकाई के स्थान पर क्या है, इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है, इसलिए हम कह देंगे यह संख्या क्या है? विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि यह 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, अर्थात 2 से पूर्णतया नहीं कटेगा। और जब 2 से पूर्णतया नहीं करता है तो हम कह देते हैं वह संख्या विषम संख्या होती है। क्लियर? अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, 0 क्या है? 0 यहाँ पर जो है कट जा रहा है 2 से, क्योंकि 130 है, ये 2 से पूर्णतः कट जा रहा है। हमने कहा जब पूर्णतः 2 से कट जाता है तो वह संख्या विषम संख्या नहीं होती है, वह सम संख्या होती है। इसलिए यह हमारा क्या होगा? ये हमारी विषम संख्या नहीं होगी।
क्या है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 7 लिखा हुआ है, 7 7 2 से कट रहा है, पूर्णतः क्या नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह देंगे यह संख्या हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी। क्लियर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 3 है, 3 क्या है, 2 के पहाड़े में पूर्णतः कट रहा क्या नहीं कट रहा, इसलिए कह देंगे यह हमारी विषम संख्या होगी। यहाँ पर 7 नहीं कर रहा है 2 से, इसलिए हमारी विषम संख्या होगी। यहाँ 5 भी नहीं कर रहा है पूर्णतया, इसलिए विषम संख्या होगी। यहाँ पर 7 है, ये भी पूर्णतया नहीं कर रहा है 2 से, इसलिए क्या होगी हमारी ये विषम संख्याएं होंगी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट तो नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोग देखते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। परिमेय, परिमेय परि का अर्थ होता है आवरण या ढका हुआ, माध्यम, पर्यावरण, स्वतः, अर्थात में का अर्थ होता है जो मिला हुआ हो, जो दोनों में शामिल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्या आप लोग किताबी भाषा जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अर्थात जो संख्या जिस रूप में आई उसी रूप में रहे तो हम उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय, इसका अर्थ होता है नो चेंज, जो बदले वह अपरिमेय और जो ना बदले वह परिमेय। इससे हम बोलते हैं नो चेंज, सीधा समझिए, और इसे हम बोलते हैं चेंज। अर्थात कुछ लोग अपनी बातों पर अटल होते हैं और कुछ लोग के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो अपनी बातों को कबूल देते हैं, सही से बता देते हैं। ध्यान देंगे तो क्या होता है, नो चेंज, जो ना बदले, अर्थात वह संख्या जिस रूप में आई है उसी संख्या में उसी रूप में रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो क्या होता है, समय के अनुसार अपना रूप, रंग और आकार बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। क्लियर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर परिमेय हमने क्या कहा कि जिसे मान लिया जाए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डॉट डॉट 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। 3/4, 5/7, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हमारी परिमेय संख्या। 22/7 भी हमारा परिमेय संख्या है। क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर 22/7 भी हमारी परिमेय संख्या है। 22/7 क्यों है, अर्थात जिस रूप में आई P/Q के रूप में लिखी गई है। आप लोग किताबी भाषा पढ़े होंगे, P/Q के रूप में जो लिखा था उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। क्लियर। तो यहाँ पर P/Q के रूप में ये लिखा गया, इसलिए हमारी क्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी। 5/7 हमारी परिमेय संख्या होगी, 3/4 हमारी परिमेय संख्या होगी, 1/2 होगा, 1, 2, 3, 4 ये भी परिमेय संख्याएं होंगी। ध्यान देंगे, अगर √4 कह दे तो √4 भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर। ये क्या √4 क्या है, क्योंकि √4 एक पूर्णांक है और जब इस पे दबाव पड़ा तब भी ये 2 आया, और 2 भी क्या है, हमारा एक पूर्णांक ही है, इसलिए हमारा क्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहीं पर जैसे हमने कहा कि 22/7 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान हम जानते हैं, पाई, ये पाई है, पाई का मान क्या होता है, पाई, जहां पर पाई लगता है किसी भी प्रश्न में तो वहां पर कंडीशन लग जाता है। क्या था है, कंडीशन लगता है, कहता है यदि पाई बराबर 180 हो, 22/7 हो, समझ रहे हैं, तो पाई का मान क्या वहां पर जब मान दे देता है तो वहां पर कंडीशन लगता है, और जब कंडीशन किसी प्रश्न में लगता है तो वह अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि कंडीशन लग गया अर्थात उसके कई वैल्यू हो सकते हैं। तो जो अपने रूप, रंग और आकार को बदलता रहे वह अपरिमेय संख्या, अर्थात दबाव पड़ने पर क्या अपने आप को बदले। √2 ले लो, इसका मान 1.414 होता है, 1.4141 होता है, तो क्या होता है, यह हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 2 तो पूर्णांक है। ध्यान देंगे, ये 2 पूर्णांक है, लेकिन जब इसका मान निकाला गया तो ये दशमलव में आ गया।
2 हमारा √2 क्या हमारा एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन जब इस पे दबाव पड़ा तो क्या होगा, यह जो है दशमलव के रूप में आ गई। और जब दशमलव के रूप में आ गया तो अपने रूप, रंग और आकार को इन्होंने चेंज कर दिया। इसलिए क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या यहां मानी जाती है, कौन, √2। क्लियर। चलिए आप लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व ले लेंगे। हाँ, ये हमने बताया पाई। ये पाई का मतलब क्या होता है, पाई का अर्थ होता है राउंड। क्या होता है, राउंड। राउंड अर्थात घेरा। क्या होता है, घेरा। जिसकी खोज कहाँ से हुई, जापान से हुई। कहाँ से हुई, इसकी खोज, पाई की खोज कहाँ से हुई, जापान से हुई। और इसका अर्थ क्या होता है, राउंड। राउंड मतलब क्या होता है, घेरा होता है। क्लियर। चलिए बस आज का क्लास यहीं तक, हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।